हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके 28 दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है कौन सा था, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? ऑप्शन ए है मिजोरम राज्य से, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर राज्य से, ऑप्शन सी है सिक्किम राज्य से और ऑप्शन डी है मणिपुर राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस साइंस के 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए, यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और इन 4500 प्लस क्वेश्चनों के अलावा आपको 1500 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा, जिसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल हैं, यानी कि आपको 35 रुपए के अंदर लगभग 6000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और ये 6000 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, हिग्स बोसोन कण को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि हिग्स बोसोन कण को जाना जाता है ईश्वर कण के नाम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सारो उप बंगाल के नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इस प्रश्न को बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सारो उप बंगाल के नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो दामोदर नदी है इसको सारो उप बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है पतंजलि। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान थे चाणक्य। तो
पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है लीवर है, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है मस्तिष्क और ऑप्शन डी है हृदय। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, यही से पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर ग्रंथि, जिसको हम यकृत ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? या फिर देखिए, इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है जूल। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ऑप्शन बी है सीवी रमन को, ऑप्शन सी है ओमी भाभा को और ऑप्शन डी है सत्येंद्र नाथ बोस को। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। और याद रखना, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये लगभग 78% मात्रा में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, या फिर देखिए, इस प्रश्न को घुमाकर एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पेनिसिलिन की खोज की थी वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहां पर देखिए, इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? या फिर देखिए, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म या सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 12वें प्रश्न के अंदर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन ए को चूज किया है तो उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंकों का उपयोग होता है? तो यहाँ पर देखें इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी, यानी कि बाइनरी संख्या प्रणाली में 2 अंकों का उपयोग होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रैम का मुख्य कार्य क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रैम मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखना इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि रैम मेमोरी का मुख्य कार्य होता है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखना। ठीक है, तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि रोम मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना रोम मेमोरी का मुख्य कार्य होता है डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखना। ठीक है, इन दोनों को आप याद रखना, दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, MS वर्ड में Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि MS वर्ड में Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए, यानी कि MS वर्ड में Ctrl+S का उपयोग किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है। ऑप्शन ए है भारत देश ने, ऑप्शन बी है ब्राजील देश ने, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका देश ने, और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया देश ने। तो मेरे भाई इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी, यानी कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है ब्राजील देश ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी, यानी कि भारत का सबसे नया राज्य है तेलंगाना। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इनको भी आप याद रखना। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो भारत का नया राज्य तेलंगाना बना है इसका गठन कब हुआ था। तो याद रखना जो भारत का नया राज्य तेलंगाना बना है इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 में, ठीक है। और जो ये नया राज्य तेलंगाना बना है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था, ठीक है। इन पॉइंटों को भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये भी एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय महिला ने 2024 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय महिला ने 2024 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिन्होंने 2024 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अब 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर इस प्रश्न का आंसर हमें बताइए कि यानी कि कौन सी ऐसी महिला है जो 2024 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीती है। तो याद रखना मेरे भाई 2024 के अंदर भारत की ऐसी कोई भी महिला नहीं है जिसने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार डेनिस मुक्वेगे को दिया गया है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर को और ऑप्शन डी है सरदार पटेल को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो 21वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है बिट, ऑप्शन सी है किलोबाइट और ऑप्शन डी है मेगाबाइट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई है बिट। तो 23वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस देश ने 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ऑप्शन ए है फ्रांस देश ने, ऑप्शन बी है जापान देश ने, ऑप्शन सी है अमेरिका देश ने और ऑप्शन डी है चीन देश ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि फ्रांस देश ने 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। तो 24वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी बच्चा रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 को पहली बार में क्रैक करना चाहता है तो उन सभी के लिए हमने जीके जीएस साइंस के लगभग 4500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 4500 प्लस प्रश्नों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है
826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए, यानी कि 35 रुपए की फीस के अंदर आपको 4500 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और इन 4500 प्रश्नों के अलावा आपको 1500 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा, यानी कि लगभग 35 रुपए के अंदर आपको 6000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुड गवर्नेंस डे भारत में कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गुड गवर्नेंस डे भारत में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।